गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इथोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। इथोलॉजी क्या है, इथोलॉजी में बिहेवियर की हम स्टडी करते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और बिहेवियर क्या होता है, उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया गया, किन किन एक्टिविटीज़ को बिहेवियर के अंतर्गत माना गया, ये सब बातें हम इथोलॉजी में कर चुके हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे इथोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में, और उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इथोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में। इथोलॉजी की जो शाखाएं होती है उनके बारे में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। सबसे पहली ब्रांच इथोलॉजी की है इको इथोलॉजी। अगर हम बिहेवियर, किसी स्पीसीज़ के व्यवहार को अदर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, मतलब उसके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप को देखें, बिहेवियर का रिलेशनशिप उसके आसपास के एनवायरनमेंट से देखें। और हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट में या इकोलॉजिकल फैक्टर्स में बायोटिक फैक्टर्स भी आएंगे और एबायोटिक फैक्टर्स भी आएंगे, मतलब जो भी लिविंग कंपोनेंट्स है वो सब भी आएंगे, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है जैसे सॉइल है, एयर है, वहाँ का टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें भी आएगी। इनकी रिलेशनशिप को अगर हम स्टडी करें तो हम उसको कहते हैं इको इथोलॉजी। दूसरी इथोलॉजी की ब्रांच है इथोफिजियोलॉजी। जैसा नाम से पता लग रहा है कि ये किसी भी व्यवहार के फिजियोलॉजिकल बेसिस पर डील करती है। उसकी फिजियोलॉजी क्या है व्यवहार की, इस पे डील करती है, उसको हम बोलते हैं इथोफिजियोलॉजी। जबकि हम कार्यकी का अध्ययन करते हैं तो वो इथोफिजियोलॉजी कहलाती है। दो प्रकार की हो सकती है, न्यूरो इथोलॉजी या इथो एंडोक्राइनोलॉजी। न्यूरो इथोलॉजी में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इथोलॉजी का भी रिलेशन स्टडी करते हैं, और इथो एंडोक्राइनोलॉजी में हम हार्मोन्स और इथोलॉजी का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। अगली ब्रांच है इथोजेनेटिक्स। अगर हम व्यवहार का जेनेटिक बेसिस देखें, उसकी जैविकी का अध्ययन करें कि किस प्रकार के डीएनए के द्वारा किस प्रकार का व्यवहार दिखाया जा रहा है, तो हम उसको कहते हैं इथोजेनेटिक्स। देन बिहेवियरल एम्ब्रियोलॉजी। अगर हम प्री नेटल डेवलपमेंट बिहेवियरल पैटर्न्स का देखें, मतलब एम्ब्रियो में किस प्रकार बिहेवियर पैटर्न्स डेवलप होते हैं, इसकी स्टडी करें, तो हम उसको कहते हैं बिहेवियर एम्ब्रियोलॉजी। देन ह्यूमन इथोलॉजी। अगर हम ह्यूमन बींग्स के व्यवहार की स्टडी करें तो हम उसको कहते हैं ह्यूमन इथोलॉजी। सोशो बायोलॉजी। बायोलॉजिकली और इवोल्यूशनरी बेसिस अगर हम व्यवहार के, सामाजिक व्यवहार के वेरियस एस्पेक्ट्स के, अलग अलग एस्पेक्ट्स के इवोल्यूशनरी बेसिस और बायोलॉजिकल बेसिस को स्टडी करें तो उसको हम कहेंगे सोशो बायोलॉजी। देन बायो अकॉस्टिक्स। बायो अकॉस्टिक्स में हम साउंड प्रोडक्शन का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकाली जाती है अलग अलग एनिमल्स के बारे में, उसके बारे में अगर खोजबीन की जाए, उसके बारे में अगर स्टडी की जाए तो हम उसको बोलते हैं बायो अकॉस्टिक्स। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायोलॉजिकल रिदम्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिदमिक इवेंट हैं, जो कि या तो डेली रिदमिक इवेंट्स हो सकते हैं, मतलब हम 24 घंटे में वो रिपीट हो रहे हैं, या मंथली रिदमिक इवेंट्स हो सकते हैं, या ईयरली एनुअली रिदमिक इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे मौसम वगैरह, ये सारी चीज़ें एनुअली चलती हैं। इसी प्रकार से एनिमल्स में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे संध्याचर जो एनिमल होता है वो शाम के समय निकलता है, दिनचर जो एनिमल है वो दिन के समय एक्टिव रहता है, रात्रिचर जो एनिमल है वो रात के समय एक्टिव रहता है। तो इनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल रिदम्स के बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे इनको हम पूरा पढ़ेंगे, तो वो कहलाते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स। नेक्स्ट, अगर हम व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं या वो उस व्यवहार के पैटर्न्स का अध्ययन कर रहे हैं, तो फिर इथोलॉजी और साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, इथोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बीच में क्या अंतर है। मोटा मोटा अंतर है कि जो इथोलॉजिस्ट हैं वो उनके नेचुरल हैबिटेट में उनके व्यवहार को देखते हैं, जबकि साइकोलॉजिस्ट बेसिकली लेबोरेटरी कंडीशंस में कुछ शर्तें लगाते हुए कुछ उस तरह से उसके अध्ययन जो है किया जाता है, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है एनिमल का, उसके नेचुरल हैबिटेट के रूप में उसका अध्ययन नहीं किया जाता। सिमिलरली इथोलॉजी में हम वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स लेते हैं, एक किसी भी हैबिटेट में सारे जितने एनिमल्स पाए जा रहे हैं उनके व्यवहार को हम एक साथ देखते हैं, जबकि साइकोलॉजी में हम सेलेक्टेड एनिमल्स लेते हैं, जैसे रैट, कैट और पिजन और व्हाटएवर जो भी हमारा इंटरेस्ट का है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम पर्टिकुलर समय में पर्टिकुलर व्यवहार का उसका लेबोरेटरी में हम अध्ययन करते हैं।
कोरिलेट बिहेवियर विद एनवायरनमेंट, इथोलॉजिस्ट हमेशा एनवायरनमेंट से कोरिलेट करते हैं व्यवहार को, जबकि साइकोलॉजिस्ट हमेशा बॉडी की फिजियोलॉजिकल ब्रेन में होने वाले चेंजेस और इनके साथ हमेशा कोरिलेट करते हैं। तो ये इथोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में जो है डिफरेंस है। अब हम बात करें हिस्ट्री की, इथोलॉजी का इतिहास क्या है, इथोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। तो मेरा ये मानना है कि जब से मानव है तब से वो कहीं ना कहीं इथोलॉजिस्ट, सर्टेन लेवल पे बिहेवियर का स्टूडेंट या बिहेवियर का ज्ञाता कहीं ना कहीं है, क्योंकि हम शुरू से ही जंगली जानवरों पे डिपेंडेंट है। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि हम फसल उगाते थे, अगर हम पेड़ पौधे उगाते थे या अगर हम मीट खाते थे, तो दोनों ही तरह से हम जानवरों पे डिपेंडेंट थे। प्री हिस्टोरिक मैन जो था, मानव जो था, वो कहीं ना कहीं हंटर था, और हंटर्स थे अगर हम, तो हम एनिमल व्यवहार को स्टडी करते थे। तो इसलिए ये है कि जब से जीवन है, जब से मानव है, तब से कहीं ना कहीं इथोलॉजी है। अगर हम इसको साइंटिफिक तरीके से देखें, कुछ डिफाइन करने के उद्देश्य से देखें, कुछ इस पर स्टडी करने के उद्देश्य से देखें, तो सबसे पहले एरिस्टोटल जो ग्रीक फिलोसफर थे, अरिस्टो, उन्होंने फर्स्ट टाइम एनिमल बिहेवियर के बारे में अपनी एक बुक में लिखा। द बुक इज़ कॉल्ड एज हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। हिस्टोरिया एनिमेलियम में उन्होंने फर्स्ट टाइम एनिमल बिहेवियर को डिस्क्राइब करने की कोशिश की। उनके बाद 17वीं शताब्दी में विलियम हार्वे, उन्होंने ब्रीडिंग, नेस्टिंग, इंक्यूबेटिंग बिहेवियर, कई सारे बर्ड्स का अध्ययन किया। उनके बाद गैलन ने 1840 में एनिमल बिहेवियर पे काम किया। फिर गिलबर्ट वाइट आए, उन्होंने भी एनिमल बिहेवियर पे काम किया, एनिमल बिहेवियर के बारे में काफ़ी कुछ अपने पेपर्स में, अपनी बुक्स में लिखा। उसके बाद चार्ल्स डार्विन आए, और चार्ल्स डार्विन स्पेसिफिक स्टडी एनिमल बिहेवियर की, इन्होंने एक तरह से साइंटिफिक स्टडी की, और उनकी एक बुक आई 1872 में, जिसमें इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन इन मैन एंड द एनिमल, इमोशनल एक्सप्रेशंस के और उनके डेवलपमेंट के बारे में, ह्यूमन बीइंग में भी और दूसरे एनिमल में भी, उसको डिस्क्राइब किया। फिर इनकी थ्योरी आई ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, उसमें भी इन्होंने बिहेवियरल डेवलपमेंट की फाइलोजेनी को स्टडी किया कि किस प्रकार से बिहेवियर, किसी पर्टिकुलर बिहेवियर का डेवलपमेंट होता है, उसकी फाइलोजेनी क्या है, ये इन्होंने 1859 में किया। इनके बाद चार्ल्स डार्विन के बाद 1882 में जॉन रोमेनिस, जब डार्विन की डेथ हुई, तो इनके काम को इनके फ्रेंड या इनका स्टूडेंट थे वो, और इनके दोस्त भी थे, उन्होंने आगे बढ़ाया 1882 से, जिनका नाम था जॉन रोमेनिस, और इन्होंने एक बुक लिखी द एनिमल इंटेलिजेंस, और उसमें इन्होंने बिहेवियर को डिस्क्राइब करने की कोशिश की। उनके बाद चार्ल्स ओ वाइटमैन आए, देन ओ रिडल आए, इस तरह से कई सारे साइंटिस्ट ने बीच बीच में काम किया 20वीं शताब्दी के शुरू में, 1908 में। आफ्टर दैट ऑस्कर हैनरोथ आए, और ऑस्कर हैनरोथ ने वाटरफॉल्स पे बहुत काम किया। इन्होंने वाटरफॉल्स को काफ़ी स्टडी किया, और इथोलॉजी ऑफ एंटिडी नाम से एक बुक लिखी, और जिसमें इन्होंने काफ़ी सारे व्यवहार को डिस्क्राइब करने की कोशिश की। ये कुछ पहले की बातें हुई। बाद में 3 साइंटिस्ट मेन हुए, द कॉनरेड लॉरेंज, कार्ल वन फ्रिश एंड द निको टिनबर्जन। इन तीनों को 1972-73 में नोबेल प्राइज़ एक साथ सम्मिलित रूप से दिया गया, इनके एनिमल बिहेवियर के फील्ड में इनके कंट्रीब्यूशन के कारण। द कॉनरेड लॉरेंज, कार्ल वन फ्रिश एंड निको टिनबर्जन, ये 3 साइंटिस्ट जो कि शेयर कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर पे नोबेल प्राइज़, इन्होंने रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया इन द फील्ड ऑफ एनिमल बिहेवियर। दे इंट्रोड्यूसिंग एन एब्सोल्युटली न्यू ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ जोलॉजी, इन्होंने ही कहना चाहिए इथोलॉजी को जोलॉजी की ब्रांच के रूप में इंट्रोड्यूस किया, और कॉमन मैन के बीच में, कॉमन पीपल के बीच में इसको पॉपुलर बनाया, और इन्हीं की वजह से इथोलॉजी पॉपुलरिटी की पीक पर पहुंची। इन तीनों के द्वारा 1972-73 के बाद इथोलॉजी को सब जगह स्टडी किया जाने लगा। कॉनरेड लॉरेंज 1903 में इनका जन्म हुआ था, 1989 में इनकी डेथ हुई, एंड ही इज़ एनिमल साइकोलॉजिस्ट ऑफ वियना, ये वियना के रहने वाले थे, और ये ऑस्कर हैनरोथ के स्टूडेंट थे। इनको फाउंडर फादर ऑफ इथोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने
ये बेसिकली वियना यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रिया में साइकोलॉजी के लेक्चरर थे और वहाँ पर ये एनिमल साइकोलॉजी को स्टडी किया करते थे। एक बड़े से फार्म हाउस में रहते थे और इनके पास बहुत सारे पेट्स थे। ऐसा माना जाता है कि इनकी वाइफ उन पेट्स से बचाने के लिए अपने बेटे को केज में रखती थी। इतनी ज़्यादा संख्या में इनके पास पेट्स थे और ये लगातार शूज़ को, फ्रॉक्स को, मंकीज़, डॉग्स, जैगड्यूज़ और मेनली ग्रे लेग ग्यूज़, कई सारे एनिमल्स पे इनका काम है, लेकिन मेनली जो काम है इनका काम है ग्रे लेग गूस पे। उनको इन्होंने बहुत ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से उनके व्यवहार का अध्ययन किया और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने थ्योरी ऑफ इम्प्रिंटिंग दी। इम्प्रिंटिंग क्या है? इम्प्रिंटिंग चाइल्डहुड लर्निंग है ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड। कुछ एक पर्टिकुलर फेज़ होती है लाइफ की स्टार्टिंग में, जबकि एनिमल बच्चा होता है उस समय जो भी उसके फादर मदर या जो भी ऑब्जेक्ट उसके संपर्क में आता है वो उसके पीछे पीछे चलता है और उसके अकॉर्डिंग उसमें सेक्सुअल बिहेवियर डेवलप होता है और उसका और भी कई सारे बिहेवियर के डेवलपमेंट उसमें होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। अगेन इम्प्रिंटिंग को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए यहाँ हम इम्प्रिंटिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इम्प्रिंटिंग की थ्योरी जो है वो कॉनरेड लोरेंज ने दी। इन्होंने कई किताबें लिखी, जैसे 1952 में किंग सोलोमन्स रिंग, फिर मैन मीट्स डॉग इन 1954, उसके बाद ऑन अग्रेशन इन 1962, और इन सब में इन्होंने अलग अलग एनिमल्स के व्यवहार को डिस्क्राइब किया। दूसरे जो मैंने बात की वो हैं कॉल्वन फ्रिश। ये 1886 में पैदा हुए, 1982 तक इनका जीवन रहा। ये भी वियना में जन्मे, लेकिन इनका ज़्यादातर काम जो है, इन्होंने अपनी लाइफ ज़्यादातर जर्मनी में स्पेंड की, तो इनका वहीं का काम है। ये एक ऐसे हाउस में रहते थे जो कि एक बिग फार्म से, जिसमें बहुत सारे ट्रीज़ और फ्लावर्स और पेट्स थे, उससे सराउंडेड था। और इनका मेन इंटरेस्ट जो था वो बीज पे था, हनी बीज पे, मधुमक्खियों पे इनका मेन इंटरेस्ट था। इन्होंने बीज पे सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और कलर्ड कार्ड्स यूज़ करते हुए किए, और इन्होंने ये भी बताया कि कलर्स को किस तरह परसीव करती हैं ये बीज और किस तरह से यूवी रेज़ को परसीव करती हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो बीज का कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको डिस्क्राइब किया, और उन्होंने 2 टाइप के डांस, बेगल डांस और सर्कल डांस बीज के बताए। और इसके अलावा इन्होंने जो फिशेज़ हैं उनकी हियरिंग और कलर विज़न पर भी वर्क किया। फिशेज़ में किस प्रकार से सुनने की और कलर को देखने की क्षमता होती है, उसमें भी इनका इंटरेस्ट था, उसमें भी इन्होंने काफ़ी काम किया। और मेनली इन्होंने वेगल और सर्कल डांस जो बीज के हैं उनके बारे में बताया। वन मोर नेम, द निको टिनबर्जन। ये हॉलैंड में इनका जन्म हुआ और इंग्लैंड में इन्होंने अपना समय बिताया, और इन्होंने भी वैरायटी ऑफ एनिमल्स को स्टडी किया। और उसमें जो है बटरफ्लाइज, डिगर वास्प और स्टिकल बैक पे इन्होंने काफ़ी काम किया। गर्ल्स को इन्होंने अपने नेचुरल हैबिटेट में स्टडी किया, उन पे इनका काफ़ी काम था। और इन्होंने जो है इन्होंने कई किताबें लिखी, जैसे एनिमल बिहेवियर, सिमिलरली द एनिमल इन इट्स वर्ड, और द स्टडी ऑफ इंस्टिक्ट्स एंड सोशल बिहेवियर इन एनिमल्स। इस तरह से कई सारी इनकी किताबें आई, कई सारी किताबें इनकी एनिमल बिहेवियर पर पब्लिश हुई। मेनली इन्होंने साइनस स्टिमुलस पर काम किया। साइनस स्टिमुलस एक स्पेसिफिक इंस्टिक्टिव बिहेवियर को शो करने के लिए ज़रूरी होता है। साइनस स्टिमुलस एक कंसेप्ट है इथोलॉजी का। अगेन साइनस स्टिमुलस भी क्योंकि हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो वो देने वाले थे निको टिनबर्जन। तो ये कुछ हमने हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री, उसकी ब्रांचेस, इनके बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम इथोलॉजी के कंसेप्ट्स जो हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू।